नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज 5-6 दिन बाद अपनी क्लासेस वापस फिर शुरू कर रहे हैं अपन। नियमित चलेगी क्लासें और आप लोगों को भी नियमितता बना के रखनी है, तभी फायदा हो पाएगा। मैं मेरी तरफ से समर्पण पूरा दे रहा हूँ, आप लोगों को अपनी तरफ से प्रयास करना ही है। अब दीपावली आपकी अच्छी रही होगी वैसे, हालांकि इस बार डेंगू का प्रकोप ज्यादा है तो घर घर में बीमारी भी है, लेकिन फिर भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी की दीपावली अच्छी रही होगी। कल की क्लास नहीं आ पाई क्योंकि कल आपको मैंने बता दिया था कि मैं गया था परिवार के साथ में तिरुपति बालाजी के दर्शन करने। आप सभी की सफलता के लिए भी कामना करके आया हूँ और प्रार्थना करके आया हूँ। फिर वहां से जैसे ही आया मैं, तो उसके बाद में पता चला रास्ते में ही कि मेरा एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड रहा है मेरा, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो पैर में फ्रैक्चर हो गया। कल शाम को ही ऑपरेशन था उसका, तो रात शाम को ऑपरेशन करवाया है। अभी वापस, अब इसलिए आज सुबह जल्दी शूट कर रहा हूँ, हालांकि क्लास तो आपको 12 बजे मिलेगी। तो अभी वापस फिर हॉस्पिटल भी जाना है मुझे। इसके बाद फिर ऑपरेशन, देखो कल मतलब कितनी सारी चीजें रहती है। ऑपरेशन करवाया, उसके बाद में वहीं पे पता चला कि मेरा जो भांजा है उसकी भी तबीयत खराब हो गई। तो वहीं से फिर वापस परिवार को लेकर उनके वहां, फिर ऐसे करके रात को 12 बजे के करीब जो है मैं घर पहुंचा हूँ। उसके बाद में आज वापस, अभी आज का भी टाइट शेड्यूल रहेगा, लेकिन आपकी क्लासें जो है ज्यादा दिन तक ब्रेक नहीं की जा सकती, क्योंकि कई अभ्यर्थियों को फिर ऐसा लगता है कि सर क्या पता फ्री क्लासेस दे रहे थे तो बंद कर देंगे या ऐसे वैसे। तो देखो, मेरा समर्पण पूरा ही है। यदि मुझे बंद करनी होती तो मैं शुरू ही नहीं करता। मेरी जो कार्यशैली है वो भी अलग है। न तो मैं इस चीज में मतलब रहता हूँ कि सिर्फ 4-5 क्लासें देकर आपको सिर्फ अपनी वो बताना नहीं चाहता, बल्कि मेरा उद्देश्य है आपको पूरा कोर्स करवाना। तो इस मामले में आप निश्चिंत रहें, और अपना कोर्स मेरे ऊपर है कि मैं आपको करवा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब चाहे कैसे भी करवाऊं तो वो मेरा ऊपर है, मुझे हेडेक लेनी है उसकी। तो आप हेडेक बिल्कुल भी न लें और चिंता न करें। चलिए आज अपन शुरू करते हैं साथियों अपनी चंबल नदी, जहां से अपने क्लास से ड्रॉप की थी, छोड़ी थी, उसके आगे से ही आज शुरू करते हैं। चंबल नदी का भी मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा पूरी तरीके से, और उससे पहले अपन चंबल नदी को शुरू करते हैं। कुछ तथ्य जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले साथियों बात करते हैं, जब किसी नदी की बात होती है तो उसके उद्गम की बात होती है। परीक्षा में भी उद्गम सबसे पहले पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो इसका उद्गम जो है विंध्याचल पर्वतमाला। ये विंध्याचल पर्वतमाला मुख्यतया मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वतमाला प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, या तो आ जाएगा कि पर्वतमाला दे देंगे। अब जैसे अपने यहाँ की राजस्थान की दे दे तो अरावली पर्वतमाला दे दे, एक तो अरावली पर्वतमाला, एक दे दे नाग पहाड़ी जैसे लूनी की है, तो वो उसका हिस्सा है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है कि पर्वतमाला दे दी, फिर उसमें पहाड़ी कौन सी है, जाना पाव की पहाड़ियां, और स्थान कौन सा है, महू एमपी से निकलती है। अब कहीं से भी दे सकते हैं, महू भी दे सकते हैं, जाना पाव की पहाड़ियां भी दे सकते हैं, और विंध्याचल पर्वतमाला भी दे सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखें। मुख्य बड़ी नदी है इसलिए इसकी सारी चीजें ध्यान में रखनी है। छोटी होती तो उसमें एक चीज भी ध्यान रखते तो काफी होती है। उपनाम इसके राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को रोजगार देती है और बहुत ही उपयोगी नदी है, तो इसलिए इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। इसे चर्मण्यवती नदी कहते हैं। 12 मासी, क्योंकि नित्य मतलब नित्यवाहिनी, सदावाहिनी, क्योंकि 12 मासी इसलिए कहते हैं, 12 मास यानी कि 12 महीने ये बहती रहती है। तो नित्यवाहिनी और सदावाहिनी भी इसी कारण इसे कहा जाता है। तो उपनाम है। हालांकि उपनाम से प्रश्न जो बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि जैसे 4 ऑप्शन आपको दे दिए, उसमें से या तो कोई असत्य छांटना है या फिर इनमें से कौन से सही है, तो उसमें ये चीजें दी जाती है डायरेक्ट। अब जो पैटर्न चल रहा है उसमें डायरेक्ट उपनाम नहीं पूछे जाते, लेकिन उपनाम पढ़ने जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में रखें। अब राजस्थान में इसका प्रवेश मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये स्थान आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में ये कहां से प्रवेश करती है, क्योंकि एमपी से तो उद्गम हुआ है इसका। राजस्थान में ये चित्तौड़ से प्रवेश करती है, और चित्तौड़ में भी 84 गढ़ से प्रवेश करती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। कुल लंबाई इसकी 1051। अब यहाँ पे जो है, जैसे लंबाई की बात आती है नदियों में, तो जो मान लो मैंने ये सोर्सेस दिए आपको, हालांकि ये सोर्सेस जो है अपने नदियों के जो आंकड़े जारी करता है विभाग, उसकी साइट से लिए हुए हैं। कई जगह आपको 966 या 965 भी मिलेगा। ये पुराना आंकड़ा है थोड़ा सा, और ये लेटेस्ट है बिल्कुल, जो आयोग द्वारा जारी किया गया है। उसमें ये राजस्थान के अंदर 322 किलोमीटर बहती है। यदि इसकी बात करते तो यहाँ पे फिर 135 लिखना होता मुझे,
कि 966 की बात करते हैं तो राजस्थान में 135 बहती, लेकिन आपको ये ध्यान में रखने हैं, मैं वापस दोनों चीजें बताई लेकिन आपको बता रहा हूं कि ये नवीनतम आंकड़े हैं और आपको ये ध्यान में रखने हैं कि इसकी कुल लंबाई 1051 है और राजस्थान के अंदर ये 322 किलोमीटर बहती है। अब राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल रखने वाली ये नदी है। अब राजस्थान की वैसे देखा जाए सबसे ज्यादा सतही जल ये इसके पास ही है क्योंकि ये सबसे बड़ी नदी है। अभी देखना बनास नदी भी अपन इसमें मिलाएंगे, बनास को पूरी अपन ने विस्तृत पड़ी और इतनी बड़ी नदी भी इसमें मिल रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी नदियां मिलती है बड़ी बड़ी, तो ये वैसे ही सतही जल ज्यादा वाली नदी इसके अंदर आ जाती है। इस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रपात एक तरह का झरना होता है। जो नए अभ्यर्थी है उन्हें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस पे राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात लगभग 18 मीटर ऊंचाई से गिरता है और वो गिरता है आपके भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में। कहां गिरता है? भैंसरोडगढ़। आज आपको भैंसरोडगढ़ भी बताएंगे कि कहां पे बना हुआ है, क्योंकि चंबल नदी पढ़ेंगे ना उसके अंदर बताऊंगा मैं आपको भी। तो भैंसरोडगढ़, भैंसासा और रोड़ा चारण ने दो व्यापारी थे जिन्होंने एकमात्र दुर्ग बनवाया राजस्थान का, जिन व्यापारियों ने बनवाया वो भैंसरोडगढ़ ही था। और भैंसरोडगढ़ में ये 18 मीटर ऊंचाई से चूलिया जलप्रपात, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? चंबल पर है। कहां है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के अंदर है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा है। यहां से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहाव क्षेत्र, क्योंकि क्रमशः बहाव क्षेत्र याद होता है तो नदी पढ़नी आसान हो जाती है। तो बहाव क्षेत्र को याद करने का फिर अपना वही ट्रेडमार्क तरीका, ट्रिक क्या है? चिको बुस्कर दो चंबल। चिको बस कर कह दो या फिर बुस्कर कह दो। बुस्कर इसलिए कहा है कि बू से अपन को बूंदी लेना है, तो चिको बसकर दो चंबल ऐसे कह सकते हो, याद हो जाएगी। मतलब मुझे सारी की सारी याद है। राज बना चितवी अटोस खाएगा बनास पढ़ाई थी, बताया था, है ना। तो ये आपको भी याद करना है। अन्ना पीजे बीजे लूणी में बताया था। जैसे याद हो गया ना तो नदी का एक बहुत बड़ा पार्ट याद हो जाता है, ये समझ लो आप। तो सबसे पहले ये प्रवेश कहां से करती है? प्रवेश करती है चित्तौड़ से। चित्तौड़ से प्रवेश करती है, फिर चित्तौड़ से फिर ये कोटा से फिर ये, हालांकि बताते हैं कि बूंदी में हल्की सी बहती है ये, लेकिन बूंदी आता है इसके अंदर। फिर ये चली जाती है सवाई माधोपुर। कहां चली जाती है? सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधोपुर से फिर ये कर से अपन को लेना है करौली। बोल रहा भी हूं साथ में, सही दिखे नहीं तो ध्यान रखना। और उसके बाद में ये धौलपुर, धौलपुर से फिर ये यूपी में प्रवेश करती है और यूपी के इटावा मुरादगंज के अंदर जाकर यमुना नदी में मिल जाती है ये पूरी की पूरी। फिर यमुना जाकर गंगा में मिलती है और गंगा ले जाती है अपना जल समुद्र की तरफ। तो यहां से अपने देखो चिको बुस्कर दो, चिको बूस कर और दो, चित्तौड़ से फिर कोटा से बूंदी से सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इस तरीके से इसका पूरा ही बहाव क्रमशः इस तरीके से चलता है चंबल नदी का। और इस ट्रिक को याद कर लेना, आपकी पूरी की पूरी समस्या यहाँ पे बहाव क्षेत्र से संबंधित समाप्त हो जाएगी, कोई समस्या नहीं बनेगी। इस नदी पर 4 बांध बने हुए। 4 बांध केवल बने नहीं, 100 किलोमीटर के दायरे में ही, सबसे बड़ी बात, 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बने हुए हैं। और उसकी भी अपने यही ट्रेडमार्क तरीका है कि ट्रिक। अब ये भी किस लिए ट्रिक है? क्योंकि ये मैंने क्रमशः बताया आपको, ये भी क्रमशः है। कई बार प्रश्न बना है, 1-2 बार बना है। हालांकि ये ट्रिक जो है ये कम से कम 2015 की बनाई हुई मेरी, और उसके बाद तो 2-3 बार प्रश्न बन चुका है कि इसमें से कौन सा क्रमशः नहीं है। तो सबसे पहले देखो आपके आ जाएगा गांधी सागर बांध। गांधी सागर आ गया। उसके बाद में यहां से आ जाएगा आपके राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद में आ जाएगा आपके जवाहर सागर, या जवाहर से अपन को क्या लेना है? जवाहर सागर के बाद में यहां से आएगा आपके कोटा बैराज। तो सबसे पहले गांधी सागर, ये एमपी के अंदर है। गांधी सागर बांध एमपी के अंदर है और बाकी ये तीनों बांध जो है वो आपके राजस्थान के अंदर ही है। तो 100 किलोमीटर के दायरे में बांध होना बहुत बड़ी बात है। और राणा प्रताप सागर जो है भराव दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध डायरेक्ट पूछा जाए तो, क्योंकि भराव क्षमता की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा भराव क्षमता
राणा प्रताप सागर की है तो सबसे बड़ा बांध ये है। यदि लंबाई की दृष्टि से पूछा जाए तो आपके माही बजाज सागर आ जाएगा कि सबसे लंबा बांध कौन सा है, माही बजाज सागर। यदि ऊंचाई की दृष्टि से पूछा जाए तो 81 मीटर ऊंचा है आपके जाखम बांध, सबसे ऊंचा जाखम बांध आ जाएगा। यदि कैचमेंट एरिया के हिसाब से पूछा जाए तो आपके कोटा बैराज आ जाएगा, इसका कैचमेंट एरिया बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से मतलब बांध में प्रश्न लैंग्वेज के आधार पर आपको उत्तर सही करना है कि कहां पे किस तरीके से आपको प्रश्न बना पूछा हुआ है। अब ये 100 किलोमीटर के दायरे में आपके 3 बांध है, ठीक है, चौथा नहीं है। ये माही बजाज सागर इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, ये बाकी जो है आपके 100 किलोमीटर के दायरे में आपके 3 बांध बने हुए हैं। 100 किलोमीटर के दायरे में ये तीनों बांध इस पर बने हुए हैं, बहुत बड़ी बात है ये। और ये आपको पता हो तो विश्व विरासत के लिए नामित नदी है, एकमात्र नामित नदी भी यही है। इसमें सबसे ज्यादा गार्ड्स बनाती है ये नदी, सबसे ज्यादा कंदराएं निर्माण करती है, बीहड़ का निर्माण करती है, डाकुओं की शरण स्थली ये नदी कही जाती है। बहुत सारी चीजें इसमें और भी निकलती है, लेकिन ये आपको पहले मैं डायग्राम बता देता हूं, इसके बाद में इसके कुछ तथ्य हैं और इसकी सहायक नदियों से संबंधित जो भी बातें हैं वो अपने डायग्राम के बाद समझेंगे। पहले अपन इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से ये बहती है, कौन कौन सी नदियां आकर इसके अंदर मिलती है। सहायक नदी समझने का सबसे बढ़िया तरीका है या तो ट्रिक हो या फिर डायग्राम हो। तो अब अपन चलते हैं डायग्राम की तरफ। आप इन सब चीजों को नोट कर लो एक बार, फिर अपन डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों तैयार हो फिर डायग्राम बनाने के लिए? चलिए तैयार हो जाओ, नहीं भी हो तो भी। और अब तो थोड़े से क्या है, जाग जाना। अब भर्ती कभी भी किसी भी समय आ सकती है और किसी भी समय आपको पता चलेगा कि अब एग्जाम है, फिर भागदौड़ भगदड़ इतनी मच जाएगी कि जिसका आपको अनुमान भी नहीं होगा। और अभी जो बढ़िया तैयारी करेंगे शांति काल के अंदर, उनके स्वर्णिम भविष्य का विश्वास मैं दिला सकता हूं कि वे वाकई में अच्छा आगे उनके लिए कुछ होने वाला है। तो अब सोने का समय नहीं है, अब जाग जाना। त्योहार भी चला गया है, अब दीपावली अच्छे से मनाइए। अब जो है ये मेहनत का समय है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। हम आपकी सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी सफलता के लिए मेहनत कीजिए। तो थोड़ा प्रयास तो देखो हम कर रहे हैं और ज्यादा प्रयास आपको करना है, इस बात को ध्यान में रखना। अब शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले अपने चंबल का चंबल नदी अपन चला रहे हैं, थोड़े से छोटा ही लिखेंगे इसमें ताकि कोई समस्या किसी को, अपनी नदी मतलब इस बोर्ड पे पूरी आ जानी चाहिए, इसलिए छोटा लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका उद्गम कहां से बताया था? जानापाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक है। जानापाव की पहाड़ी महू एमपी से इसका उद्गम हुआ। इसके बाद में ये आगे चलकर इसका राजस्थान में प्रवेश कहां से होगा? चौरासीगढ़ चित्तौड़ में इसका राजस्थान में प्रवेश हो गया। यहां लिख देता हूं मैं, राजस्थान में प्रवेश, ठीक है। राजस्थान में इसका प्रवेश हो गया, चौरासीगढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश हो गया। एक एक चीज आपको भी साथ साथ में बनाते रहना है और लिखते रहना है, नहीं तो फिर अब पीछे रह गए ना तो फिर कोई मतलब नहीं, निकल ही जाएगा। हाँ, इसके अंदर फिर एक नदी मिलती है, इस नदी का नाम है बामनी नदी। बामनी नदी ये आती है आपके हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़ से। हरिपुरा चित्तौड़ से आने वाली बामनी नदी चंबल नदी के अंदर आके मिलती है। इसके बाद में इसमें एक नदी अपन और मिलाते हैं, वह है आपकी कुराल नदी। कुराल नदी ये कहां से आती है? ये ऊपरमाल से आती है। अब ऊपरमाल, अपन ने ऊपरमाल का पठार पड़ा हुआ है भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है ना। तो ये ऊपरमाल से आती है और ये भी इसके अंदर आके मिल गई है कुराल नदी। कुराल कु और ऊ ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ऊपरमाल की पहाड़ियों से आने वाली कुराल नदी। इसके बाद में इसमें एक नदी मिलाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। इस नदी का नाम है मेज नदी। क्या नाम है? मेज नदी। कहां से आती है? बिजोलिया की पहाड़ियों से आती है। बिजोलिया भीलवाड़ा से आती है। अब इस नदी के अंदर अपन को 3 नदियां और मिलानी है इस नदी में। अब देखो ये कोई पैमाने पर नहीं है, ये बात मैं आपको बता दूं।
कोई पैमाने पर नहीं, ये सहायक नदियां याद करने का एक तरीका मात्र है। अब कौन सी नदी कहां से मिल रही है आपको तो सहायक नदियां याद रखनी, कौन सी किस में मिल रही है और कौन सी आके चंबल में मिल रही है ये। अब कोई कहता है कि सर ये तो पहले मिलती है, ये बाद में मिलती है, ये सारी बातें पैमाने पर जब बनाते हैं ना तब होती है। ये कोई पैमाने पर नहीं, ये याद रखने का एक तरीका मात्र है। बिल्कुल हूबहू नदी नहीं बना रहा हूं मैं आपको याद रखने के हिसाब से बना रहा हूं कि इस तरीके से आपको याद रखनी है। अब इस चीज को उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, नहीं तो फिर कई लोग क्या है कि कहते हैं सर ये तो इधर से मिलती थी, आपने इधर से मिला दी। वो जहां पे ध्यान रखनी होती है वो मैं बताता हूं, जैसे लूणी में बताया था आपको कि जोजड़ी कहां से मिलती है, तो जहां पे आपको ध्यान देना होगा कि कहां से किस तरफ से मिल रही है उस पर मैं विशेष जोर दूंगा। बाकी आपको सहायक नदियां याद करनी है कि ये इस तरीके से। अब इसमें एक मुख्य नदी मिलती है जिसका नाम है मांगली नदी। मांगली, मैं इसका पिक भी शेयर करूंगा बाद में बना के व्यवस्थित और खींच के आपको शेयर करूंगा। एक बार आप साथ साथ में मैं बोल रहा हूं जैसे बनाए प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद में आप उसको देख के भी व्यवस्थित बना सकते हो। तो ये मांगली नदी इसमें मिलती है। और मांगली नदी पर आपको ध्यान नहीं हो तो भी बता दूं कि भीमतल जलप्रपात है। यहाँ पे भीमतल जलप्रपात है बूंदी के अंदर मांगली नदी पर। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मांगली एक मिलती है इसमें बाजन नदी। कौन सी? बाजन नदी। एक इसके अंदर मिलती है घोड़ा पछाड़, घोड़ा पछाड़ नदी। ठीक है, घोड़ा पछाड़ नदी भी इसके अंदर आके मिल जाती है। अब यहां से एक नदी अपन और मिला देते हैं, यहां से इसके अंदर मिलती है एक आलनिया नदी। आलनिया नदी कोटा से आती, मुकुंदरा से आती है, कोटा मुकुंदरा से, मुकुंदरा, मुकुंदरा दर्रा अभ्यारण्य है ना, कोटा से आने वाली आलनिया नदी इसके अंदर आके मिलती है। ये घोड़ा पछाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नदी का वेग जो है तेज होता है। घोड़ा पछाड़ एक दाव भी है कुश्ती का, आपको पता हो तो ये घोड़ा पछाड़ है, घोड़े को पछाड़ देती थी ये नदी, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब जो मेज नदी है ये यहाँ लाखेरी बूंदी में आके इसमें मिलती है, लाखेरी बूंदी के अंदर। ये जो है आपके कुराल नदी, ये भी बूंदी में ही आके इसके अंदर मिलती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब ये जो थी आपके हरिपुरा से आने वाली बामनी नदी, ये आपके मिलती है भैंसरोडगढ़ में, भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ में ही आपको पता हो तो कौन सा? चूलिया, चूलिया जलप्रपात है। ठीक है, भैंसरोडगढ़ में चूलिया जलप्रपात भी है। जैसे जैसे बन रही है, अब बन जाएगी ना उसके बाद में फिर आपको लगेगा पूरी बन गई, अब कौन सी पहले बनाओ कौन सी बाद में। जैसे जैसे साथ में चल रहे हैं वैसे वैसे आपको बनानी पड़ेगी, नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे। ठीक है, अब एक नदी इसके अंदर अपन और मिलाते हैं जिसका नाम है चाकण नदी। ठीक है, चाकण नदी। चाकण नदी जो है साथियों आपके आती है बूंदी से, बूंदी से आती है और सवाई माधोपुर के अंदर आपके इस चंबल नदी के अंदर आके मिलती है। इसके बाद में एक बड़ी नदी आती है इसमें, शायद आपने पढ़ी हो तो बताना मुझे। इसका नाम है बनास नदी। पढ़ी है ना, बनास नदी। ठीक है, अब बनास नदी कहां आके मिली थी आपको पता ही है, रामेश्वरम। ठीक है, तो यहां पे ये कौन सी नदी होगी? सीन नदी। ठीक है, सीन नदी। और ये इसके अंदर आके मिल गई बनास। अब बनास को आपको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, कहां से आई थी? खमनोर की पहाड़ियों से। लिख देता हूं चलो, खमनोर की पहाड़ियों से आने वाली बनास नदी, और ये बनाती है यहाँ पे क्या? त्रिवेणी संगम। ठीक है, अब यहां पे एक अपन को मुख्य नदी बनानी पड़ेगी जो अपने कहलाएगी यमुना। ठीक है ना, यमुना। हालांकि इसमें भी अपन को दो नदियां मिलानी है यहां से। ठीक है, ये एक तो मिलेगी इसमें गंभीर नदी, गंभीर ही नहीं है गंभीर नदी है, और एक मिलेगी इसमें बाण गंगा। हालांकि बाण गंगा आजकल भरतपुर के मैदानों में ही विलुप्त हो जाती है, लेकिन ये इस अपवाद तंत्र की मानी जाती है। तो ये सीधे यमुना में जल ले जाती है। कौन सी? गंभीर और बाण गंगा सीधे यमुना में ले जाती है और किसी में नहीं मिलती है। तो अपन को भी सीधे इसको यमुना के अंदर मिला देना है। बाकी ये यहां से आपको नदियां
ध्यान में रखनी है, ठीक है। बनास, सीन वगैरह अपनी ये हो गई त्रिवेणी। तो ये नदियां आपको ध्यान में रखनी है। अभी बढ़िया पेंटिंग और इसको तैयार करेंगे अच्छे से। अब अपने आलनिया नदी जो है यहाँ पे आके मिल गई है, ये कोटा के अंदर मिलती है इसमें। अब इसमें मुख्य नदी तो देखो अब मिलेगी, मुख्य नदी है इसकी आपके कौन सी होगी, काली सींध। काली सींध कहां से आती है, ये आएगी आपके, चलो यहां से नीचे से थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं ताकि लिखने में अपने ठीक रहेगा। ये आती है बागली, देवास, एमपी से ही आती है, ठीक है। बागली देवास एमपी से आती है काली सींध नदी आपके। और काली सींध आकर जहां मिलती है वो स्थान है आपके ननेरा, ननेरा कोटा, ठीक है। अब ये काली सिंध जो नदी है ना, इसमें दो मुख्य नदियां आके और मिलती है। हाँ, थोड़ा सा नदियां इसको थोड़ी शॉर्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो आगे आएगी नहीं। वो नदी क्या है, चंबल नदी, बहुत ही मतलब एक तंत्र एक बार समझ में आ गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बार बनाना क्या है, बोर्ड छोटा पड़ जाता है ये, हालांकि ये बड़ा बोर्ड है फिर भी छोटा पड़ जाता है। जब छोटा होता तो पता नहीं क्या होता। तो बागली देवास से आने वाली ये मिल गई आपके अंदर। इसमें एक नदी तो आपके मिलती है आहू, आहू ये गागरोन में आके इसके अंदर मिलती है। गागरोन दुर्ग भी है, काहू आहू और काली सिंध नदी पर आपको ध्यान है। ये जहां से आती है, ये सुसनेर एमपी से आती है, सुसनेर की पहाड़ियां एमपी से आती है और इसके अंदर मिलती है। और इसके अलावा ये जो नदी है वो आपके परवन नदी है, परवन, ये भी विंध्याचल की पहाड़ियों से आती है, विंध्याचल एमपी से, ठीक है, एमपी से आती है। इसमें चार नदियां और मिलानी है। अब बोलो क्रिटिकल केस हो रहा है, क्या कर सका, जड़ो बया जड़ा अपन तो करनो पड़ी, क्रिटिकल होया तो भी करनो पड़ी, है ना। इसको यहाँ पे ले जाते हैं। छोटी छोटी नदियां हैं, कहाँ से आ रही कहाँ जा रही कोई मतलब नहीं, अपन को तो नाम याद रखने हैं कि ये परवन के अंदर मिलती है। और इसके बाद में अपने क्या है, ये परवन जो आके काली सिंध में मिलती है और काली सिंध चंबल के अंदर मिलती है। तो इसमें एक तो मिलती है नेवज, निवाज भी कहते हैं, ठीक है। एक मिलती है काली खो, काली खो नदी, एक मिलती है धार नदी, और एक मिलती है आपके इसके अंदर छापी नदी, छापी नदी। तो नेका दाचा ऐसे याद रखी हुई थी मैंने, नेवज, काली खो, धार और छापी, ये सारी मिल गई आपके आके किसमें, परवन नदी में और परवन इधर। अब इसमें यहाँ पे काली खो और परवन जहां मिलती है वहां पे एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है मनोहर थाना दुर्ग, मनोहर थाना दुर्ग। मनोहर थाना दुर्ग कहाँ मिला हुआ, काली खो और परवन के संगम पे। आहू और काली सिंध के संगम पे कौन सा है, गागरोन दुर्ग है, ठीक है। ये आके मिल गई इसके अंदर अपने काली सिंध नदी के अंदर आके मिल गई। और काली सिंध में जहां पे मिली वो स्थान है रामगढ़, रामगढ़ कोटा, रामगढ़ कोटा के अंदर आके परवन नदी मिली है काली सिंध के अंदर, और ये आगे जाकर मिल गई है काली सिंध फिर चंबल नदी के अंदर मिल गई, ठीक है। अब आगे एक और बड़ी नदी अपन को मिलानी है इसके अंदर जिसका नाम है पार्वती नदी। क्या नाम है, पार्वती, सीहोर एमपी से आती है, कहां से आती है, सीहोर एमपी से आती है पार्वती नदी। और पार्वती आके मिलती है पलियावास सवाई माधोपुर में, पलियावास सवाई माधोपुर के अंदर आके इसके अंदर मिलती है। एक नदी अब लास्ट में रह गई अपने, एक और मिलानी है इसके अंदर अपन को, यमुना को थोड़ी छोटी कर देते हैं देखो अपने हाथ में अभी तो यहाँ पे नदियों को छोटी बड़ी करना भी। इसके अंदर ये सर्पिलाकार आकार में बहती है इसलिए इसको सर्पिलाकार ही बनाता हूं मैं। इसका नाम है कुनू नदी। क्या नाम है, कुनू नदी है। और कुनू नदी आती है गुना एमपी से, कहां से आती है, गुना एमपी से आती है और करौली के अंदर आके इसमें मिलती है, करौली के अंदर आके इसमें मिलती है। और ये यहां पे बह रही थी, ये इटावा, इटावा, मुरादगंज,
मुरादगंज यूपी। ठीक है, ये यमुना नदी है, ये पूरी की पूरी, यहां ऐसे भी लिख देता हूं मैं, यमुना, यमुना। ठीक है, ये पूरा का पूरा तंत्र आपके बन चुका है, चंबल नदी का तंत्र। देख लेता हूं कोई छूटी तो नहीं, हाँ छूटी है बिल्कुल। पार्वती के अंदर अपन को मिलानी है बिलास, बैंथली और कुल नदी। अब क्या मिला हुआ आया, जगह कौन बची? पार्वती के अंदर मिलेगी बिलास, बैंथली और कुल। सिर्फ सहायक नदियां याद रखने के हिसाब से बिलास, बैंथली और कुल नदी मिलती है पार्वती के अंदर और पार्वती इसके अंदर। और ये सारी देखो छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन ये वाकई में देखा जाए तो बहुत बड़ी नदियां हैं, क्योंकि बनास अपन ने इसके अंदर इतनी छोटी सी बताई है, लेकिन बनास का पूरा तंत्र पड़ा था तो कितनी बड़ी नदी थी। और उसके बाद में ये देख लो, ये गंभीर, बाणगंगा वगैरह सब इसके अंदर। एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ, थोड़ा सा डेकोरेट भी कर देते हैं इसको, ताकि आपको चित्र जो है अच्छा लगेगा, थोड़ा पसंद आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मेहनत पूरी की है मैंने। अब क्या है, थोड़ा पानी जब नदी के अंदर आता है तो नदियां अच्छी लगती है। तो इसको अच्छे से, उम्मीद है कि आप सब भी अच्छे से बनाओगे। और मैं अभी आपको पेपर में बनाया हुआ भी बताता हूं कि मैं पेपर में मैंने कैसे बनाया है, वैसे ही आपको बनाना है। बोर्ड पे तो देखो जगह कम होती है, हालांकि पूरी कोशिश की है कि फिर भी सही बनाया जाए, लेकिन फिर भी आपको पता ही है क्यों इतनी बड़ी नदी को बोर्ड पर बनाना, फिर वापस इसके लिए तो बहुत बड़ी पोस्टर साइज के वो चाहिए, मतलब पेन से बनाए तो भी। हालांकि अक्सर ये साफ दिखेंगे वैसे, लेकिन नहीं भी दिखेंगे तो मैं इसका टेलीग्राम पे वो डाल दूंगा, आपके फोटो लेकर व्यवस्थित स्कैन करके, ताकि आपके कोई समस्या नहीं होगी। और सहायक नदियों से ये संबंधित मैं लिखवा भी दूंगा आपको वापस कि कौन सी कहाँ से आ रही है, कहाँ मिल रही है, तो ऐसी चिंता की बात आपके नहीं है। हालांकि चित्र जरूर बना लेना, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका है याद रखने का। और एक बार बनाना सीख गए, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, बनाना सीख गए तो उसके बाद में आपके वो 12-25 हो जाएगी। और हाँ साथियों, शेयर जरूर करें क्लासेस, क्योंकि आपका शेयर जो है सिर्फ शेयर नहीं है, हमारा हौसला है, ये समझ लीजिए आप। तो शेयर करें तो हमें भी क्या है, काफी खुशी मिलती है कि विद्यार्थी भी अपना कर्तव्य, दायित्व निर्वहन अच्छे से कर रहे हैं। कितनी चुनौतियां आती है क्लास लेने में, वो मैं आपको नहीं बता सकता, शब्दों में नहीं बता सकता कि ये चीजें होती है, लेकिन उम्मीद है कि आप सब इस चीज को समझते ही हैं। जिन्होंने किसी ने चैनल यदि बना रखा है यूट्यूब पे, तो वो तो अच्छी तरह समझता होगा कि कितनी समस्या आती है और क्या होता है सब। जिनके नहीं बना हुआ, जो सिर्फ सोचते हैं क्या है, क्लास है, डालनी है, डाल देंगे अपने आप बन जाएगी, क्या है, वो बात वही रहती है। चलिए, ये कौन सी नदी है अपनी? ये है अपनी चंबल नदी तंत्र है पूरा। क्या है? चंबल नदी तंत्र। कितनी बहती है ये? 1051 किलोमीटर बहती है। कहां कहां बहती है? एमपी से राजस्थान, राजस्थान से यूपी। ठीक है, और इसके बहने की दिशा है ये। ठीक है, बाकी सारी नदियां आके इसके अंदर मिल रही है, और ये यहां जाके यमुना के अंदर मिल जाती है। चलो एक बार रिवीजन करवा देता हूं मैं आपको। महू जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है, 84 से इसका प्रवेश हो गया है राजस्थान के अंदर। फिर हरिपुरा की पहाड़ियों से आने वाली बामनी नदी भैंसरोडगढ़ के अंदर इसके अंदर मिल जाती है। फिर ऊपरमाल की पहाड़ियों से आने वाली कुरान नदी जो बूंदी के अंदर यहाँ मिलती है। भैंसरोडगढ़ पे इस पे चुलिया जलप्रपात भी बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर लगभग। इसके बाद में बिजोलिया से आने वाली अपने मेज नदी मिलती है। मेज के अंदर मांगली, बाजन और घोड़ा पछाड़, ये 3 नदियां और इसके अंदर और मिलती है। और घोड़ा पछाड़ और इनके बाद मांगली नदी पर जो है भीमतल जलप्रपात भी बना हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं तो बूंदी से आने वाली आपके इसके अंदर चाकन नदी मिलती है, जो सवाई माधोपुर के अंदर मिलेगी। खमनौर की पहाड़ियां, राजसमंद से आने वाली बनास नदी जो इसके अंदर रामेश्वरम में सीन नदी के साथ में त्रिवेणी बनाती है। बाणगंगा और गंभीर नदी सीधा ही यमुना के अंदर जल ले जाती है। और फिर यहाँ पे बात करते हैं तो मुकुंदरा की पहाड़ियों से आने वाली आलनिया नदी कोटा के अंदर इसमें मिलती है।
काली सिंध नदी बागली देवास एमपी से आती है और ननेरा कोटा के अंदर मिलती है। आहू नदी सुसनेर एमपी से आती है और गागरोन के अंदर इसमें मिलती है। इन दोनों के संगम पर भी एक दुर्ग बना हुआ है जो गागरोन दुर्ग है, जल दुर्ग है राजस्थान का। विंध्याचल एमपी से आने वाली परवन नदी जो आपके रामगढ़ कोटा के अंदर काली सिंध में मिलती है, इसके अंदर नेवज, कालीखो, धार और छापी नदियां मिलती है। कालीखो और परवन के संगम पर मनोर थाना दुर्ग बना हुआ है। फिर आपके इसमें पार्वती नदी आती है जो सीहोर एमपी से इसका उद्गम होता है। यहाँ पे मैं उद्गम लिख देता हूँ साथ में, ताकि ये क्या है थोड़ा मैंने ऊपर लिखा है इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। सीहोर एमपी से इसका उद्गम होता है और पलियावा सवाई माधोपुर के अंदर आके ये इसमें मिल जाती है। इसमें बैंतली, बिलास और कुल नदियां और मिलती है। गुना एमपी से आने वाली कुनू नदी जो सर्पिलाकार आकार में बहती है वो आकर करौली के अंदर चंबल नदी मिलती है और चंबल पूरी की पूरी जाकर मिल जाती है इटावा मुरादगंज यूपी के अंदर जाकर यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। इति सिद्धम। सांस ले लेते अब थोड़ी सी। चलिए, ये आपके चंबल नदी पूरी तरीके से बन चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं वैसे इसका फोटो लेकर डाल दूंगा उसके अंदर। इसके बाद में आपको मैं इसकी डिटेल लिखवाऊंगा पूरी की पूरी और इसकी सहायक नदियां भी लिखवाऊंगा और सहायक नदियों से संबंधित डिटेल भी लिखवाऊंगा। और बाकी जितनी भी नदियां बची है अपने जैसे कुछ बाकी रही है, एक तो साबरमती रही है और पश्चिमी मनास रही है, ये सारी नदियां, इसकी सहायक नदियां और इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं वो सारी अगली क्लास में दूंगा, क्योंकि आज थोड़ी सी और मेरे भागदौड़ है। अभी मैं यहाँ से हॉस्पिटल जाऊंगा और उसके बाद में मदर फादर के ओम मना दर्शन करने हैं, तो ओम मना सा के यहाँ पे दर्शन करने हम जाएंगे। तो आज थोड़ी सी भागदौड़ है। क्लास इसलिए पहले शूट कर दी, मिलेगी आपको 12 बजे, लेकिन शूट कर ली है पहले और इसके बाद में कल भी क्लास आपको नियमित सही समय पर मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छी रहेगी और उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप शेयर जरूर करेंगे, अपने साथियों को बताएंगे जरूर कि सर प्रयास कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा प्रयास करें और सफलता मिलनी निश्चित है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।